गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा शेयर स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट। तो लास्ट में अपन डिस्कस कर रहे थे पिच एंड गेज डिस्टेंस। ठीक है, तो उससे पहले मैंने एक नोट करवाया था कि अगर अपन को प्लेट के फील्ड को अवॉइड करना है तो जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स शुड बी not less than 2.5 d, where d is the dia of shank, you can say nominal diameter। ठीक है, और मैंने वो बताया था कि डायामीटर शैंक का और होल के डायमीटर होता है, उसमें भी एक फ़र्क होता है। ठीक है, जो होल का डायमीटर होता है उसको डी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। ठीक है, तो पिच के केस में डी का यूज़ होता है शैंक डाया, और जब एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस की बातें आती हैं तो वहाँ पे डी नोट का यूज़ होता है। ठीक है, डी नोट बोले तो डायमीटर ऑफ द होल। ठीक है, तो पिच बताया था मैंने कि पिच क्या होता है। अगर फोर्स की डायरेक्शन में अगर अपन दो होल्स के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, ठीक है, होल्स के बीच की डिस्टेंस देखते हैं तो वो पिच कहलाता है। और यदि उसके परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में देखते हैं तो उसको गेज डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये फोर्स लगा हुआ है आपके, और अगर फोर्स की डायरेक्शन में देखेंगे, देखें जैसे फोर्स की डायरेक्शन में आप देखेंगे, फोर्स की डायरेक्शन देखिए, जैसे ये फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो इसको पिच पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन के फोर्स के, तो इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस। जैसे एज आई साइड की जो डायमीटर ऑफ द होल होता है वो एंड डिस्टेंस के केस में यूज होता है। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन में ही अगर अपन एज से किनारे से डिस्टेंस देखते हैं तो उसको एंड डिस्टेंस, ठीक है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एज डिस्टेंस कहा जाता है। तो यू कैन रिलेट कि जिस तरफ से जी देखेंगे, जी अपन जी जहाँ देखेंगे उसी डायरेक्शन में अगर अपन किनारे से डिस्टेंस देखेंगे तो उसको एज डिस्टेंस, और जिस डायरेक्शन में पी देख रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर किनारे से डिस्टेंस देखेंगे तो उसको एंड डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, इसका भी मिनिमम का क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, वो आगे आ जाएगा अभी आपके। ठीक है, अब बोले कोई साहब कि हमें मिनिमम पिच डिस्टेंस का तो पता चल गया, लेकिन मैक्सिमम पिच डिस्टेंस कितना दे सकते हैं हम। तो मैक्सिमम का भी क्राइटेरिया रहता है अपने पास में। अगर पिच डिस्टेंस की बात करेंगे तो कि मैक्सिमम पिच डिस्टेंस फॉर टेंशन विल बी इक्वल टू 16t और 200, इन दोनों में से मिनिमम। ठीक है, जबकि कंप्रेशन मेंबर की बात करेंगे तो 12t और 200 mm। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट के साथ टेंशन में तो 16t लिया, जबकि आपने कंप्रेशन में 12t लिया। इसके इतना क्यों? इसका कारण है बकलिंग। कंप्रेशन जो मेंबर्स होते हैं उसमें बकलिंग के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए कंप्रेशन में अपन मैक्सिमम 12t दे सकते हैं, जबकि टेंशन मेंबर्स में बकलिंग के चांसेस नहीं रहते, वहाँ पे 16t तक दे सकते हैं। दोनों की ही मैक्सिमम लिमिट 200 रखी गई है। इन 16t और 200 में से जो मिनिमम रहेगा वो अपन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा भी हो सकता है क्या? बोले हो सकता है, उसका केस देख लो आप। अगर केस नंबर 1 और 2 की मैं बात करता हूँ, ठीक है, केस नंबर 1 और 2 की मैं बात करता हूँ, तो थोड़ा सा एक बार इसको नीचे ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर केस नंबर 1 जहाँ पे t इक्वल टू 10 mm है, तो टेंशन मेंबर में जो डिस्टेंस हो जाएगी 160 mm और यू कैन से 200 mm, जबकि कंप्रेशन मेंबर में 12t है तो 120 mm और 200। तो टेंशन की बात करते हैं, 16t और 200, t इक्वल टू 10 है तो 160 और 200, तो मिनिमम क्या रहेगा? 160, तो 160 mm प्रोवाइड करवा देंगे। कंप्रेशन की बात आती है तो कंप्रेशन में क्या रहेगा? 12t और 200, तो 12 इंटू 10 मतलब 120 और 200, तो मिनिमम क्या रहेगा? 120। अगर केस नंबर 2 ले और वहाँ पे t इक्वल टू 20 mm कर दें, t क्या है? प्लेट की थिकनेस। t क्या है? प्लेट का थिकनेस। t इक्वल टू 20 mm कर देंगे तो टेंशन के लिए 16t और 200 में से जो डाटा आएगा वो आएगा 320 और 200, तो मिनिमम क्या रहेगा? 200। तो मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं अपन? 200। जबकि फॉर कंप्रेशन मेंबर ये डाटा रहेगा 12t और 200, तो 12 इंटू 20 करेंगे तो वो 240 और 200, तो मिनिमम क्या रहेगा? 200, तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया आपके पिच की बात। मिनिमम 2.5d, मैक्सिमम टेंशन मेंबर की बात करें तो 16t और 200 में से मिनिमम
और कंप्रेशन की बात करेंगे तो 120 और 200 मिनिमम, ठीक है कि नहीं। गेज डिस्टेंस पे कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा ज़्यादा निकल गया। अब अभी मैंने बताया आपको एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस के बारे में। तो जिस डायरेक्शन में पिच नापेंगे वहीं पर अगर किराने किसी दूसरी लेंगे तो उसको एंड डिस्टेंस, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में अपन गेज नापेंगे, जहाँ पे जी गेज नापेंगे, उसी डायरेक्शन में अगर अपन किनारे से डिस्टेंस लेंगे तो उसको बोलेंगे एज डिस्टेंस, ठीक है। इसका मिनिमम जो मान है, अगर मशीन फॉर्मेटेड होल की बात करेंगे, मशीन फ्रेम आउट की बात करेंगे, तो वो शुड नॉट बी लेस देन 1.5 डी नॉट, 1.5 डी नॉट। वेयर एज अगर अपन हैंड फ्रेम आउट की बात करेंगे कि हाथ से अगर छेद बनाया गया है, तो उस केस में मिनिमम जो एज या एंड डिस्टेंस होगा उसका मान 1.7 डी नॉट रहेगा, 1.7 डी नॉट रहेगा। तो सब मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम अगर एज डिस्टेंस की ही बात करेंगे, एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम नहीं रहेगा, तो मिनिमम आपको प्रोवाइड कराना वहाँ पे मैक्सिमम आप 12t एप्सिलॉन प्रोवाइड करवा सकते हो, जहाँ पे एप्सिलॉन का मान होगा रूट में 250/Fy, जहाँ पे Fy क्या है, जिस मटेरियल का आप यूज़ कर रहे हो, जैसे स्टील का यूज़ कर रहे हो तो उसका यील्ड स्ट्रेंथ उस प्लेट के लिए, ठीक है, उस प्लेट के लिए यील्ड स्ट्रेंथ एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बराबर हो गया रूट में 250/Fy, ठीक है। मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट बी मोर देन 12t एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इक्वल्स टू रूट में 250/Fy, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम एज डिस्टेंस की बात आ गई, एंड डिस्टेंस में ये लगेगा नहीं, ठीक है। और मिनिमम 1.5 डी नोट फॉर मशीन और फॉर हैंड इट विल बी 1.7 इंटू डी नोट, ठीक है। ये हो गया इसका। अब मैं बता रहा था आपको कि डाया ऑफ द होल, ठीक है, डाया ऑफ द होल, ठीक है। तो अगर डाया ऑफ द होल की मैं बात करूंगा तो जो सैंक है वो इजीली अकोमोडेट हो जाए उस चीज़ में, उस स्पेस में, इसलिए अपन क्या करते हैं, जो होल का डायमीटर है उसको सैंक के डायमीटर से कुछ ज़्यादा रखते हैं। अब कितना ज़्यादा रखना है उसके लिए क्राइटेरिया है, यदि आपके पास सैंक का डायमीटर 12 से 14 के बीच में है, 12 mm से लेके 14 mm तक है, तो उसको d+1 विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डी नॉट। जो डी नोट डाई ऑफ द होल का वैल्यू रहेगा वो रहेगा d+1, 12 से लेके 14 के बीच में। वहीं पर यदि आपके पास में 16 से लेके 24 तक रहेगा, 16 से लेके 24 तक डायमीटर रहेगा, तो उसकी वैल्यू रहेगी d+2, उसकी वैल्यू क्या रहेगी d+2। और यदि डायामीटर जो होल सैंक का है वो 24 से ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यू रहेगी d+3। कितनी रहेगी? d+3। आई बात समझ में? कितना रहेगा? d+3। तो 12 से 14 के बीच में d+1, 16 से 24 तक d+2, और 24 से ज़्यादा होगा तो d+3। यस और नो? नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट है ये, डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल है, ठीक है, d। तो टेम्परेचर इफेक्ट इज नॉट कंसिडर। कोई पूछेगा साहब ये जो डायमीटर आप होल का बनाते हो इसमें टेम्परेचर इफेक्ट को यूज़ करोगे क्या? इसको यूज नहीं होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा वो दोनों पे सेम है रहेगा, क्योंकि सेम मटेरियल के वो होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब कोई एंड डिस्टेंस मैंने बता दिया कि जिस डायरेक्शन में पिच रहेगा उसी डायरेक्शन में आपके पास है वो रहेगा, ठीक है। अब बात आती है बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। तो पी अगर मान लीजिए प्लेट है, आपने पी फोर्स लगा रखा है, दो प्लेट हैं जिसकी एक की थिकनेस T1 है और दूसरे की थिकनेस T2 है, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो अपने पास जब बोल्ट का डायमीटर बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालते हैं, उसमें अपन को किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है? उसमें रहती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट FUB, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है, E एंड डिस्टेंस, डी आपके पास में डायमीटर ऑफ द सैंक,
और P पिच, ठीक है। एंड डिस्टेंस और P एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं वो थोड़ा आगे चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये यूज क्यों करते हैं? बेयरिंग स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि आप शियर में फेल ना होकर क्रश हो जाएगा। क्रश कैसे होगा? जैसे ये आपने ऊपर देख रखा है कि ये जो डायमीटर होता है इसके आधे में आपके पास क्या करेगा, प्लेट की तरफ से प्रेशर आएगा, ये वाला आधे की तरफ से प्लेट की तरफ से प्रेशर आएगा, तो ये क्या करता है, क्रश कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्या कर सकता है? क्रश कर सकता है, बियर नहीं कर पाए, तो इसको बोलते हैं अपन बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जो इसमें आपके पास में जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा d इंटू टी वन भी हो सकता है, d इंटू टी टू। देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे चूज करेंगे, क्योंकि जो आपके पास में टी थिकनेस तो समझ में आता है, इसकी लंबाई की चौड़ाई कितनी लेंगे, तो चौड़ाई लेंगे अपन d के बराबर, क्योंकि जो प्रेशर का जो फॉर्मेशन हो रहा है उस d पे हो रहा है। अगर मान लीजिए पूरा राउंड है तो इसी एरिया पे आपके पास में फॉर्मेशन होगा, तो d इंटू टी वन, पहली बात तो आ गया, तो एरिया आ गया। परमिसिबल स्ट्रेस जो आता है, अब देखिए इसको ऐसे समझिए, मैं स्टार्टिंग से दोबारा से बताता हूँ आपको, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि आपके पास में जो परमिसिबल या कह सकते हो डिजाइन जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है आपके पास में क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपके पास में फुल स्ट्रेंथ, ठीक है, फुल स्ट्रेंथ कितनी है अपॉन फैक्टर ऑफ है सेफ्टी, अपॉन फैक्टर ऑफ है सेफ्टी। जब बियरिंग की बात करते हैं तो जो परमिसिबल स्ट्रेसेस आते हैं, स्ट्रेंथ आती है, वो आती है 2.5 kb इंटू एफ यू पी, क्योंकि अपन प्लेट की कर रहे हैं, ठीक है, तो एफ यू पी अपॉन 1.25 प्लेट के ही देख रहे हैं, क्योंकि जो क्रश होगा वो प्लेट होगा वहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो प्लेट का देख रहे हैं। चूंकि प्लेट फेल होगा तो कनेक्शन भी फेल होगा, तो अपन यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेंथ दोनों की उससे सेम आ जाएगी, ठीक है। तो 2.5 इंटू के बी इंटू एफ यू अपॉन 1.25। और अब बात आती है क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो क्रॉस सेक्शन जो प्लेट की देख रहे हैं, तो प्लेट के लिए क्रॉस हो जाएगा डी इंटू टी। टी शुड बी मिनिमम, मतलब आप कोई बोले कि साहब T1 लेस देन T2 है तो कौन सा टी लें, बड़ा लें छोटा लें, तो अपन को टी वो यूज़ करना है जो मिनिमम हो, तो दोनों में से जो टी कम रहेगा उसको अपन यूज़ करेंगे। तो क्रॉस सेक्शन आ जाएगा डी इंटू टी मिनिमम, ठीक है, और परमिसिबल स्ट्रेंथ आ जाएगी आपके पास में 2.5 kb एफ यू पी अपॉन में 1.25, ठीक है। तो डी पता है अपन को, टी मिनिमम पता है, 2.5 पता है, एफ यू पी प्लेट का दे रखा होगा अपन को 1.25, ठीक है। के बी का वैल्यू क्या आएगा, तो के बी का वैल्यू जो निकालते हैं उसके लिए अपन क्या करते हैं, मिनिमम फ्रॉम 4 पॉइंट्स करते हैं। पहला आ गया ई अपॉन 3d नॉट, ई अपॉन 3d नॉट। दूसरा आ गया पी अपॉन 3d नॉट माइनस 0.25। तीसरा आ गया एफ यू बी अपॉन एफ यू पी, मतलब बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन प्लेट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ, और लास्ट में आ गया एक। तो मिनिमम इसमें से जो वैल्यू आएगी उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट आ जाएगा अपने पास निकल के 2.5 इंटू के बी इंटू डी इंटू टी मिनिमम इंटू एफ यू पी अपॉन में 1.25, अपॉन में 1.25। यस और नो? 2.5 इंटू के बी का वैल्यू इन चार फैक्टर्स में जो मिनिमम आएगा वो चूज करेंगे, ठीक है, इंटू डी इंटू टी मिनिमम इन ऑब्लिक में एफ यू पी अपॉन 1.25। यस और नो? ठीक है। तो प्रूफ स्ट्रेस, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो मैंने एंड डिस्टेंस के लिए आपको बताया कि मिनिमम 1.5 डी नॉट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ये भी मैंने बताया आपको। जबकि जो एज डिस्टेंस होता है, एज जो अपन जी के डायरेक्शन निकालते हैं उसके लिए मिनिमम तो 1.5 रहता है, अगर मान लीजिए मैं मशीन की बात करूँगा, मशीन फॉर्म आउट की, और मैक्सिमम जो जाता है उसके मान रहता है 12t एप्सिलॉन, और जो एप्सिलॉन का वैल्यू रहता है अभी मैंने बताया पिछले स्लाइड में आपको, उसका वैल्यू रहता है रूट में 250 अपॉन एफ, ठीक है। तो जो ई है एज डिस्टेंस, उसका वैल्यू 1.5 डी नोट से लेके इनफाइनाइट तक जा सकता है। जबकि अगर पी की बात करूंगा टेंशन में, सॉरी कंप्रेशन में, तो पी का जो वैल्यू है वो आएगा 2.5 डी मिनिमम से लेके 12 टी मैक्सिमम, और अगर टेंशन की बात करूंगा तो 16 टी मैक्सिमम, ठीक है। जो डायमीटर अगर शंक का 20 है, तो अगर 20 की बात करते हैं तो होल का डायमीटर हो जाएगा d+2, ठीक है, डी नोट हो जाएगा d+2, ठीक है। तो अगर केस 1 बात करते हैं, t = 10 mm ले लो, t = 10 mm ले लेंगे,
तो 3 डिनोट हो जाएगा 66। तो 33 से लेके इनफाइनाइट जाएगा ई का मान, पी का मान जाएगा 50 से लेके 120 तक, ठीक है। और उस केस में एफ यू बी 400, अपन ने ये 400 स्ट्रेंथ ले रखा बोल्ट का, और जो प्लेट का स्ट्रेंथ आएगा वो हो गया 410 और एक मिनिमम। तो इसमें जो मिनिमम आएगा वो आएगा ये वाला 0.5, ठीक है, 0.5। तो इस प्रकार से आप के बी का वैल्यू निकाल सकते हो। के बी का वैल्यू आया 0.5 मिनिमम, ठीक है। उसमें वैल्यूज पुट करनी है। ई का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा 1.5 डी नोट से लेकर इनफाइनाइट तक। पी का वैल्यू जाएगा 2.5 डी से लेकर 12 टी तक कंप्रेशन के केस में, और टेंशन के केस में 2.5 डी से लेकर 16 टी तक। यस और नो? तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं और आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बोल्ट का बेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। क्या निकाल सकते हो? बेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। अब कैलकुलेट अभी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन भी देख लेंगे अपन। तो अब अगर कोई पूछे कि साहब मैक्स बोल्ट का स्ट्रेंथ कितना है, तो अगर बोल्ट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं अपन, तो मिनिमम ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ बोल्ट और बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट में से अपन यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर शेयरिंग स्ट्रेंथ का मान आया 50 और बेयरिंग स्ट्रेंथ का मान आया मान लिया 49, तो गवर्न कौन सा कर जाएगा? 49 बेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। क्योंकि जब 49 पे फेल हो जाएगा तो 50 पे तो जा ही नहीं पाएगा। यस और नो? ऑन द अदर हैंड जब आपके पास में शेयर स्ट्रेंथ आ गई मान लीजिए 50 और बेयरिंग स्ट्रेंथ आ गई 51, तो जब 50 पे फेल हो जाएगा तो 51 पे तो जाएगा ही नहीं ना। तो ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया होता है वो ये रहता है कि मिनिमम ऑफ शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ में जो आएगा मिनिमम, वही इसकी बोल्ट का स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। तो चलिए अपन अगले लेक्चर में इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।